Welcome to another video of carbon and compounds. Very important chapter as you know. इस वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि 15th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। ओके, धरती के अंदर 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और क्रस्ट वाले पार्ट में कार्बन 15 सबसे पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक है। और हवा में भी, मतलब एटमॉस्फेयर में भी इसका परसेंटेज मतलब ये प्राइमरीली कैसे फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, जिसका कंसंट्रेशन 0.03% है। फिर कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस भी हैं, कुछ थोड़े पार्ट्स सबको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाता है एटमॉस्फेयर में। फिर लिथोस्फेयर में मैंने जो से बोला कि 15 मोस्ट एबंडेंट है अर्थ के क्रस्ट में, और पाया जाता है किस फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कोल पेट्रोलियम के फॉर्म में, ठीक है। और 0.02% इसका कंसंट्रेशन है इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, और हाइड्रोस्फेयर में जो जैसे भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके जो शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कार्बन यहाँ पर कार्बोनेट के फॉर्म में है, ठीक है, वो ऐसा होता है। तो कार्बन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अभी कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो उनके हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आज सीखेंगे, जिससे कि बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या फिर कह सकते हो H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब गौर से देखना एक बात, जब भी मैं मॉलिक्यूल बोलता हूँ तो स्पेसिफिकली तुमको मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल, मतलब कैसा मॉलिक्यूल है वो भी तुमको समझ लेना है। हमने अभी तक जितने भी प्रीवियस वीडियोस में मॉलिक्यूल्स देखे थे वो सारे के सारे एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल थे, या फिर कह सकते हो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से बने हैं वो मॉलिक्यूल्स, ओके। बट ये जो H2O है, इसमें भी हमने मॉलिक्यूल लिखा, लेकिन ये तो एक एलिमेंट से बना नहीं है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट से बन जाता है वो मॉलिक्यूल, तब हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल, ठीक है। याद रखना भाई कि ये जो H2O है, इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उनको भी इंक्लूड करके हमें इसको बोलना पड़ेगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, याद रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि भाई वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके का मॉलिक्यूल है, क्या वो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है या कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो आपको बोलना है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। बिकॉज कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स, ये बात याद रखना। क्योंकि अगर दोनों के दोनों सेम एलिमेंट से हैं, ठीक है, तो अब इसे हम कहेंगे एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर कितने एटम्स हैं? यहाँ पर एटम्स जो है 2 हैं, लेकिन सेम एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, इसलिए एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर एटम्स कितने हैं? यहाँ पर एटम्स हैं 3, ओके, यहाँ पर एटम्स हैं 3, और यहाँ पर भी 1 प्लस एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, ठीक है। अलग है, इसलिए इसको हम कहेंगे कंपाउंड का मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है देख लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर, मतलब लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने तो पढ़ा था, वैसे कुछ कह सकते हो, वैसे ही होता है। तो पहले अपना एलिमेंट देख लेते हैं। एलिमेंट, फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और है कॉन्फ़िगरेशन के एल। तो एलिमेंट है पहला, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का पहले लिखते हैं भाई, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिर्फ 1। ठीक है, सब कुछ 1 है। ये हो गया हाइड्रोजन का केस। अभी ऑक्सीजन का केस देखते हैं भाई। ऑक्सीजन का केस है कुछ ऐसा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। क्लियर है, 2,6। ओके, अब गौर से देखो, हाइड्रोजन का मोटिव क्या है, उसका गोल क्या है। उसका गोल ये है कि उसको अपने आउटरमोस्ट शेल में किसी भी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिससे वो क्या बन जाएगा, डुप्लेट बन जाएगा। और डुप्लेट मतलब क्या, हीलियम गैस के कन्फिगरेशन जैसा, मतलब इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन को वो अटेन करना चाहता है। और उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, अपने आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन उसके पास अभी कितना है, 1 है, तो उसको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, उसको एक्स्ट्रा 1 चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है भाई, ये भी एक नॉन मेटल ही है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, और कन्फिगरेशन है 2,6। उसको भी अपने आउटर मोस्ट शेल में किसी ना किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिससे कि वो क्या कर जाएगा, जिससे कि वो इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा, नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, अगर अटेन कर लेता है तो नियॉन गैस के, यू कैन से नियॉन गैस का जो क्या बोलते हैं इसे, हाँ, नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो अटेन करेगा, और वो क्या बन जाएगा, वो से बन जाएगा स्टेबल, मतलब रिएक्टिव नहीं होगा, स्टेबल बन जाएगा, नॉन रिएक्टिव या फिर अनरिएक्टिव भी कह सकते हो। अब तो अब दोनों की समस्या है भाई, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने सोचा, रुको, ऐसे काम करने से नहीं होगा, हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाया उन्होंने, ऑक्सीजन के एक एटम ने, यहाँ पर सपोज ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के एटम के पास अभी कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में और भी 2 चाहिए होगा। ठीक है, टोटल 8 है, मतलब उसको 10 करना है ना। ओके, फिर हाइड्रोजन का एक एटम लेता हूँ, हाइड्रोजन का एक एटम दिखाता हूँ, रुको। तो हाइड्रोजन आया, अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्स से डिनोट किया। ठीक है, एक्स से डिनोट किया। ठीक है, तुम डॉट भी दे सकते हो या फिर क्रॉस भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने क्रॉस से डिनोट किया, क्रॉस या फिर एक्स कह सकते हो। ओके, अब ऑक्सीजन ने कहा, हाइड्रोजन भाई तुम हमारे साथ थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे क्या, तो हाइड्रोजन ने बोला ठीक है। इसके बाद ऐसा हुआ क्या कि हाइड्रोजन माना क्यों ऐसा, मतलब वो इतने जल्दी राज़ी क्यों हो गया कि भाई शेयर करूँगा अपना इलेक्ट्रॉन। उसके बाद खुद ही एक है, ठीक है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, और वो दूसरे मतलब मेहमानों को अपने घर बुला रहा है, ऐसा है ना। ठीक है, अपने घर रहने के लिए बोल रहा है,
ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा, ज़रूर है। हाइड्रोजन ने अपना मुनाफा देख लिया, मतलब अपना प्रॉफिट देख लिया कि अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन मुझसे अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर वो बन जाए, उसके पास हो जाएगा अभी कितना, 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसको 10 चाहिए, तो वो और एक को बुलाएगा, ठीक है ना। तो मुनाफा ये है कि ऑक्सीजन बन जाएगा ऑक्टेट, मतलब उसका आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये ऑक्टेट बन जाएगा, ओके, ये ऑक्टेट बन जाएगा। लेकिन अगर अभी, क्योंकि उसने मैंने उसका हेल्प किया तो वो भी मेरा हेल्प करेगा, तो हाइड्रोजन ने सोचा कि अभी मैंने उसका हेल्प किया, उसको ऑक्टेट बनने में हेल्प किया, तो वो भी मुझे हेल्प करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर मतलब उधार ले सकता हूँ क्या, ठीक है, मतलब तुम शेयर कर सकते हो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन एक। तो ऑक्सीजन बोला कि भाई हाइड्रोजन भाई ने हेल्प किया तो हम भी हेल्प करेगा। तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करेगा, तो फिर हाइड्रोजन के पास हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और वो बन जाएगा डुप्लेट, वो खुश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के साथ दोस्ती करता है तो और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो इस वाले हाइड्रोजन का तो काम हो जाएगा, ये तो डुप्लेट बन जाएगा, है ना। लेकिन ये ऑक्सीजन ऑक्टेट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, बिकॉज उसके पास, अगर उसके पास हाइड्रोजन का भी एटम तुम लेकर काउंट करोगे तो उसके 9 एटम्स होंगे टोटल, लेकिन उसको चाहिए होगा 10। तो वो क्या करेगा, वो एक और हाइड्रोजन का एटम ढूंढेगा, ठीक है, उसको बुलाएगा कि आओ भाई तुम्हारा दोस्त, मतलब ज़रूरत है, तुम आओ थोड़ा सा। तो वो एक और हाइड्रोजन एटम को बुलाएगा, और एक और हाइड्रोजन एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको मैंने क्रॉस से डिनोट किया, ठीक है। अब देखो सबका मुनाफा है कैसे, ये हाइड्रोजन एटम को ये ऑक्सीजन पूछेगा क्या तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो, तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है। तो ऑक्सीजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन एक लिया उससे, ठीक है। लेने के बाद वो इस वाले हाइड्रोजन एटम को भी पूछेगा क्या मैं तुम्हारा एक और, मतलब तुम्हारा भी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या तुम इसे शेयर करना चाहते हो, शेयर। तो वो बोलेगा ठीक है, शेयर करता हूँ। तो ऑक्सीजन इसको भी लेगा। लेने के बाद ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक, दो, यहाँ पर 6 थे तो हो गए 8, सॉरी 6, हाँ, ओ सॉरी यहाँ पर 8 थे, ठीक है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, तो 10 हो गया। और इस ऑक्सीजन को तो यही चाहिए था कि उसके आउटरमोस्ट शेल में किसी ना किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और वो हो गया, तो वो बन गया ऑक्टेट। इसके बाद ये हाइड्रोजन भी बोलेगा कि क्या मैं तुमसे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब ले सकता हूँ, मतलब शेयर कर सकता हूँ। तो वो बोलेगा ठीक है, शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो वो भी डुप्लेट बन जाता है। सिमिलरली अब ये वाला हाइड्रोजन एटम भी इस ऑक्सीजन से एक मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, करने के बाद ये भी, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी डुप्लेट बन जाता है। और ये ऑक्सीजन इन दोनों का लेकर, इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये ऑक्टेट बन जाता है, मतलब सबका मुनाफा है एक साथ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे इसका भी प्रॉफिट है, उसका भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, ये एक बॉन्ड, और यहाँ पर एक बॉन्ड बना, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ कुछ ऐसे। सो हाइड्रोजन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, अच्छा रुको थोड़ा सा, हाइड्रोजन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, इसका इस वाले हाइड्रोजन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, और ऑक्सीजन ने इन सब का हाइड्रोजन, सॉरी इन सब का इलेक्ट्रॉन लिया और वो खुद ऑक्टेट बन गया, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, और ये होगा आपका
H2O मॉलिक्यूल का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, आपको इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, बॉन्ड्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ हुआ है ना, किस किस के साथ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अच्छा, इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए, बस ऐसे होगा। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम CO2 मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, और याद रखना CO2 भी क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल है। ओके ओके, नाउ लेट्स बिगिन। सेम होगा, बस थोड़ा सा टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब एलिमेंट क्या क्या है, एलिमेंट यहाँ पर है कार्बन, और क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम ही है। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 6, और कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, ठीक है, 2,4। और फिर क्या होगा, क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, शेयरिंग फेयरिंग होगा, और क्या। आइए देखते हैं कैसा होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, अब हुआ क्या, कार्बन जो है यह है कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो लूज भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये गेन कर सकता है, और या फिर और एक ऑप्शन है इसके पास, शेयर कर सकता है, ठीक है, दोनों कर सकता है। ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट कर सकता है। जब इसको आयन बनना होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके आयन बन जाता है, ऑक्साइड आयन, और जब इसको शेयरिंग करना होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। ओके, तो कार्बन के पास देखो आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया, ठीक है, दिखा दिया। इसके बाद आता है एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, आता है ऑक्सीजन का एटम। तो ऑक्सीजन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, तो वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसको, ये कार्बन जो है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो बिकम ऑक्टेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहता है कि भाई साहब, ऑक्सीजन को कहते हैं भाई साहब क्या मैं आपसे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ क्या। तो भाई साहब ने बोला कि भाई हाँ ठीक है ले लो। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद, और यहाँ पर कितना था ऑलरेडी, 6 के बाद 2 8, ठीक है। लेकिन अभी भी उसको कितना चाहिए होगा, और भी 2 चाहिए होगा, जिससे कि वो उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और क्या हो जाए, वो नियॉन गैस के कन्फिगरेशन के बराबर हो जाए। तो कार्बन क्या कहता है कि वो एक और ऑक्सीजन एटम को बुलाता है कि भाई साहब थोड़ा हेल्प चाहिए, तो एक और ऑक्सीजन एटम आता है। तो ऑक्सीजन एटम एक और आता है, उसका कन्फिगरेशन आपको पता है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है ऐसे। दिखाने के बाद अब कार्बन बोलेगा कि क्या मैं आपसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ क्या, तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है ले लो, और फिर कार्बन ने इससे भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया। तो इस अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
अभी देखो कार्बन के पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे 10, और 10 मतलब क्या, ये नियॉन गैस का कन्फिगरेशन है 2,8। ओके, तो ये स्टेबल बन गया। इसके बाद ऑक्सीजन भी कहेगा कि क्या तुम मुझे और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो, मतलब क्या तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हो ताकि मैं भी थोड़ा ऑक्टेट बन जाऊँ, क्योंकि ऑक्सीजन को और कितना चाहिए होगा, ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा जिससे कि वो बन जाएगा ऑक्टेट। तो वो कार्बन से और भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन एटम भी कहता है कि क्या मैं भी तो ले सकता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन कहता है ठीक है ले लो, तुमने हमारा हेल्प किया तो हम भी तुम्हारा हेल्प करेगा, और फिर ऐसे बन जाता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में आपको बोला था, कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने बोला था कि दोस्ती जो होता है वो 2 साइडेड होता है, मतलब एफर्ट्स दोनों लगाएंगे, ये भी एफर्ट्स लगाएगा ये भी एफर्ट्स लगाएगा। लेकिन आयोनिक में उल्टा होता है, आयोनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़्यादा एफर्ट्स देता है, मतलब 100% काम वही करता है और बाकी का सिर्फ उसको क्या करता है, यू कैन से एंजॉय करता है वन काइंड ऑफ। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, सॉरी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। नाउ द फैक्ट इज, यहाँ पर मेन काम जो कर रहा है वो कर रहा है मेटल। कैसे, देखो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता तो क्या नॉन मेटल्स कहीं से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाता, नहीं, तो इसके लूज़ करने की वजह से ये गेन कर पा रहा है, और ये भी आयन बन रहा है और ये भी आयन बन रहा है, ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बन जाता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट भी वन काइंड ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, NaCl कॉमन एग्जांपल। मतलब मेटल अगर आयरन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता तो नॉन मेटल्स को भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स वो गेन नहीं कर पाते, और उनके बीच में कभी कंपाउंड बनता ही नहीं। तो आयोनिक कंपाउंड में ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ वन साइडेड, ठीक है, मतलब एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ ये अकेला दे रहा है, और बस ये अपना उस एफर्ट्स का मतलब आउटकम को ये एंजॉय कर रहा है, ठीक है। मतलब यू कैन से कि एग्ज़ाम में सारे के सारे आंसर्स खुद से मैंने लिखे और मेरे दोस्त ने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके उसको भी अच्छे मार्क्स मिल गए, मुझे भी अच्छे मार्क्स मिल गए। तो इसमें एफर्ट्स कौन दे रहा था, मैं दे रहा था, और एन्जॉय कौन कर रहा था, वो कर रहा था। क्यों कर रहा था एन्जॉय, बिकॉज उसने खुद से आंसर्स नहीं लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी बात कि वो बिना पढ़ के आया होगा शायद, और बिना पढ़े भी वो फुल मार्क्स कैसे तो अच्छे मार्क्स लाया, ठीक है। तो एफर्ट्स जो है अकेला बंदा दे रहा है मेटल, और इसका जो एफर्ट्स है इसको यू कैन से कि एन्जॉय कर रहा है नॉन मेटल। लेकिन कोवैलेंट में ऐसा नहीं है, आपने देखा कि इसने इससे लिया तो उसने भी इससे लिया, ठीक है, इसने शेयर किया तो उसने भी शेयर किया, मतलब एफर्ट्स दोनों की तरफ से आ रहा है, एफर्ट्स दोनों देंगे यहाँ पर, बोथ ए एंड बी विल गिव एफर्ट्स इन देयर फ्रेंडशिप या फिर बॉन्ड, कुछ भी कह सकते हो, बट इन आयोनिक इट इज़ नॉट द सेम। ओके, अच्छा, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो फिर उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके पास टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर हो गया, आई होप क्लियर है। इसके बाद बदले में इस वाले ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया, शेयर किया कार्बन ने उसको, ठीक है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन एटम ने भी उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयर किया और लिया, जैसे कि वो भी बन गया ऑक्टेट, ये भी बन गया ऑक्टेट, और कार्बन भी बन गया ऑक्टेट। और दिस इज़ द यू कैन से दिस इज़ नथिंग बट द या क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है समझ में आ गया होगा।
कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तुमको बॉन्ड बॉन्ड दिखा देना है कि यहाँ से ये एक बॉन्ड और यहाँ पर दूसरा बॉन्ड, ऐसे। इसके बाद यहाँ से भी एक बॉन्ड और यहाँ से भी एक बॉन्ड। हो गया? हो गया। अच्छा, तुम चाहो तो इनको क्रॉस से डिनोट कर सकते हो तो बेटर, ठीक है। अगर तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो क्रॉस से डिनोट कर सकते हो, इट्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है, क्रॉस से देना आई विल रिकमेंड कि क्रॉस से दो, बिकॉज बेटर होता है। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है? इसे थोड़ा मैं कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, क्या बोलते हो? ऐसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि दिखने में थोड़ा सुंदर लगे, है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हम कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब हमने आयोनिक कंपाउंड्स के भी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, उनसे जस्ट अपोजिट है कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड में हाँ था, यहाँ पर ये ना है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, बस बाकी का सिंपल है, देखते जाओ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है इट इज़ मेड फ्रॉम, अगर मैं बोलूँ तो इज़ मेड फ्रॉम, यू कैन से मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स कैसे बने? एक्चुअली मॉलिक्यूल्स बने कैसे? एक्चुअली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है, उन मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पर नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स ने क्या किया? नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, शेयर्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ही जाकर मॉलिक्यूल बना। और मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? या तो एलिमेंट्री हो सकते हैं या फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा था, मैंने आपको इसको थोड़ा सा बोल दिया कि कैसे बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता था भाई? एक मेटल ने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, दूसरे नॉन मेटल ने गेन किया, तो वो उनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बना और बन गया आयोनिक कंपाउंड। तो वो होता है इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 में क्या है? स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है? ठीक है, तो हमने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड्स जो होते थे उसका फिजिकल स्टेट हमेशा हार्ड ही होता है, सॉलिड ही होता है। ठीक है, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर, याद करो। ठीक है, जैसे कि नमक हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस आई गेस थे, लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे स्टैंडर्ड में, बिकॉज ज़रूरत नहीं है। तो आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड्स में होते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं भाई, या तो सॉलिड्स के फॉर्म में, या फिर लिक्विड्स के फॉर्म में, या फिर गैसेस के फॉर्म में। ओके, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। अब सॉलिड के फॉर्म में एग्जांपल क्या है? सॉलिड के फॉर्म में जैसे कि आइस हो गया। आइस को हम क्या कहते हैं? H2O कहते हैं, है ना? H2O, आइस का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। और एक है ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पता ही है क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। सो वाटर भी, मतलब आइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाटर, और वाटर इज़ ए कोवेलेंट कंपाउंड। So this is a solid covalent compound, ice and dry ice. Dry ice is nothing but solid CO2. Okay, this is nothing but solid CO2. इसके बाद लिक्विड्स में क्या है? लिक्विड्स में खुद पानी, वाटर, H2O.
और गैस में क्या है, वाटर वेपर। इसको भी हम H2O से लिखते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेट में आपको लिखना है गैस। ओके, वाटर वेपर, इसका भी फार्मूला H2O होता है। स्टीम का भी फार्मूला H2O होता है। ठीक है, स्टीम भी कह सकते हो, वाटर वेपर भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। तो क्या क्या पढ़ा, दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। पहला होता है कि मॉलिक्यूल से बनते हैं, कैसे बनते हैं, नॉन मेटल्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बन जाता है मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है। फिर फिजिकल स्टेट हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। अब क्या, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या ये गुड कंडक्टर्स हैं या बैड कंडक्टर्स हैं, क्या लगता है आपको? व्हाट विल बी इट आंसर, बताओ बताओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ। आयोनिक बॉन्ड्स तो बहुत अच्छे कंडक्टर्स थे भाई, है ना? गलत गलत, एकदम गलत। अब बोलोगे भाई क्या गलत है भाई, आयोनिक कंपाउंड्स तो वैसे भी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बोलना पड़ेगा इन एक्वस और मोल्टेन और फ्यूज्ड फॉर्म में, या फिर फ्यूज्ड स्टेट में। ठीक है, सिर्फ बोल लेने से नहीं होगा कि आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स when they are dissolved in when they are in aqueous state or fused or molten state, then only they can conduct electricity, but they cannot conduct electricity at solid state. So better specify, okay, specifically आपको आंसर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स का, वो होता है पुअर, जनरली पुअर कंडक्टर्स, गरीब कंडक्टर्स। ओके, जनरली पुअर कंडक्टर्स। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, बट in spite of having low conductivity, it is a better, you can say it is a good conductor of electricity, HCl। ओके, क्लियर हो गया। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कोवैलेंट कंपाउंड होते हुए भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सॉल्यूबिलिटी, मतलब किन किन सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है। तो हमने देखा था आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर, दिट इज पोलर सॉल्वेंट, एंड इट इज इनसॉल्यूबल इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा। ठीक है, इथेनॉल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इनसॉल्यूबल होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, कोवैलेंट में ये बात उल्टा हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूबिलिटी generally soluble in organic solvents, जैसे कि केरोसिन, इथेनॉल, फिर अपना पेट्रोल। ओके, एंड इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, आइए देखते हैं। एक्सेप्शन ये है कि शुगर इज ऑल्सो ए कोवैलेंट कंपाउंड, बट शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। शुगर जो होता है ना, शुगर सुक्रोज भी होता है, कभी कभी ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी, फ्रक्टोज भी, लैक्टोज तो होगा नहीं, तो सुक्रोज ही मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं।
तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली इनसॉल्यूबल होते हैं, किसमें, पानी में, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी में। लेकिन शुगर एकमात्र कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। हमने चीनी का चीनी में मतलब पानी में चीनी डालकर हमने खाया है बहुत, है ना, तो शुगर डिज़ोल्व हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन सबको याद रखना है कि शुगर का और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक, ठीक है, याद रहना चाहिए। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और लेस, और यू कैन से लो, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स में हाई थे, यहाँ पर लो होगा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर आने पर ये पिघल जाता है, और बॉइलिंग मतलब जिस टेम्परेचर पर आने के बाद ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो इन ऑर्गेनिक, सॉरी क्या बोलता हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिलेटेड हैं, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स के हैं, ओके। सो याद कर लेना इन प्रॉपर्टीज़ को, बस याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड से उल्टा होगा ये, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड में जो हाँ होगा वो यहाँ पर ना होगा, और जहाँ पर आयोनिक कंपाउंड में नो होगा यहाँ पर ये यस होगा, ठीक है। ऐसे याद करने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग एल्स। अब क्वेश्चन आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, तो यह कंसेप्ट जो है मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड which is stronger, ठीक है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कौन ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपको भी मिल जाने वाला है, सो ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। बाद में रिपीट करूँगा, लेकिन मे बी समझ में ना भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। तो अभी से इसको थोड़ा सा अच्छे से जान लो। तो हुआ क्या, कोवेलेंट कंपाउंड एक आइस है, ठीक है, आइस का एग्जांपल लेता हूँ, आइस, ठीक है। तो आइस के अंदर क्या होता है, आइस एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ओ सॉरी, यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पर एक और वाटर का, ऐसे करके अरेंजमेंट होता है ना। अब गौर से देखो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बनकर एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, ओके। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर बॉन्डिंग है, ठीक है, कह सकते हो, वो होता है, इसको कहते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखो क्या बोला मैंने, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, नाम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सो दिस इज कॉल्ड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनको कहा जाता है इंटर, बिटवीन मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, बिटवीन, ठीक है। एंड द फैक्ट इज दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, और यू कैन से दिस इज द वीक फोर्स,
दिस इज़ वीक, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वीक। और जो इस हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो होता है, हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में, इनके और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स of attraction, and this is within the molecule, this is within the molecules, molecules के बीच, molecules के अंदर ही अंदर, within the molecules, within the molecule होगा, ठीक है, within the molecule। तो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला देखो 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 देखो, इनके बीच में ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इन हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये फोर्स जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो याद रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड में दो तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक है मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स या फिर एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस वो होता है एक और तरीके का। और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है उनके हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है और ये वीक फोर्स होता है, ये वीक फोर्स होता है, याद रखो। और जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज विद इन द मॉलिक्यूल एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी तो जब तुम आइस को हीट करते हो तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है, वो लिक्विड बन जाता है। अगर ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होता तब क्या होता, तब तुमको लिक्विड नहीं मिलता, तब तुमको H2O नहीं मिलता। लिक्विड मतलब क्या, H2O पानी, तुमको डायरेक्ट H2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाता अगर इतना वीक होता उनका बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड किसका है, वीक बॉन्ड एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के बीच में है वीक बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर में जो एटम्स हैं उनके बीच में वीक बॉन्ड नहीं है। अगर उनके बीच में वीक बॉन्ड होता तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस की ज़रूरत ही नहीं होती, हम डायरेक्ट आइस को हीट कर देते, आइस को हीट करने के बाद हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाता, या फिर पानी को हीट कर देते हैं तो हमें H2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाता। लेकिन क्या मिल रहा है, जी नहीं। तो जब आइस को हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है, तो वो छूट जाता है ना। छूटने के बाद क्या होता है, छूटने के बाद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब थोड़ा रिकॉल करो तो सॉलिड्स में मैंने क्या बोला था, सॉलिड्स में हमें पता है बचपन से पार्टिकल्स आर क्लोज्डली पैक्ड। तो पहले देखो आइस में H2O मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, मतलब एकदम पास पास है बहुत, ठीक है। तो जब हीट दिया हमने आइस में हीट दिया तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट गया। टूटने के बाद ये हो गए अभी दूर दूर, इनका हो गया भाई, ये अभी दूर चले गए, ठीक है, ये दूर चले गए, ये दूर चले गए। तो इनके बीच में जो अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं रहा, ठीक है। अब मैं एक और बात रिकॉल करो, हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स में सॉलिड्स के मतलब सॉलिड्स के कंपैरिजन में द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। अब थोड़ा सा फिर से सोचो, जब सॉलिड था तो मतलब कह सकते हो जब
पार्टिकल्स आसपास थे तब सॉलिड के फॉर्म में था। अब जब पार्टिकल्स दूर हो गए तो ये बन गया लिक्विड, पानी बन गया। पहले बर्फ़ था, अभी क्या बन गया, पानी बन गया। तो अगर सोचो, अगर इतना ही वीक फोर्स होता, बहुत लोग मानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक फोर्स, वीक बॉन्ड होता है, नहीं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक बॉन्ड होता है, वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो जितने भी पानी है ना, उनके बीच में भाई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए तुमको ये पानी ही मिलता है, फिर से तुमको H2O ही मिलता है। जब भी इनके बीच में बॉन्ड टूटता है तो तुमको H2O ही मिलता है, तुमको ना ही तुमको H2O2 नहीं मिलता। क्या मिलता है तुमको? H2O मिलता है। देखो फिर से देखो, H2O था, इनके बीच में थोड़ा सा दोस्ती वोस्ती था, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था इनके बीच में, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गया बिकॉज हीट दिया तुमने। देने के बाद भी क्या हुआ, तुमको H2O मिल रहा है। देखो H2O से दूर हुए, मतलब मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ दूर हुए हैं। और मॉलिक्यूल्स जिस जिस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं थोड़ा सा, उन्हें हम कहते हैं लिक्विड। हमने पढ़ा था छोटे जब थे, ठीक है ना। और जितना हीट करोगे उतना क्या होता रहेगा, वो पार्टिकल्स उतना दूर होते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा दूर पार्टिकल्स किस में होते हैं? गैस में। तो जब तुम आइस को ज़्यादा हीट करने लगोगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। मतलब क्या, उसके पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड है, मतलब दूर बहुत, मतलब बहुत बहुत दूर है ना। तो याद रखना कि आइस को जब हमने हीट किया तो वो क्या नहीं बना, वो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं दिया, बल्कि वो क्या दिया हमको? वाटर दिया। मतलब हमको फिर से H2O ही दिया, ठीक है। लेकिन क्या स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में दिया। पहले सॉलिड स्टेट में था, अभी लिक्विड्स में। क्यों भाई? बिकॉज हीट दिया था, मॉलिक्यूल्स दूर भाग गए, दूर दूर हो गए। मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने से मतलब क्या होता है? लिक्विड में ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है ना। और ज़्यादा हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, मतलब इतने दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, या फिर पार्टिकल्स कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? तो कहना पड़ेगा तुमको कि कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड। एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वीक एंड विथ इन द मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग। बस इतना कहना है आपको। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए भाई, आई होप क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कशन। तो आइए समझते हैं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्या मतलब है। तो नाम से वर्सेटाइल है ना। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड नेचर ऑफ कौन? कार्बन। तो अपना जो कार्बन है ये बहुत ही, यू कैन से, बहुत ही अद्भुत है, एक एलिमेंट है। आपने देखा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अभी इसका और भी बहुत सारे नेचर, मतलब यू कैन से मल्टी टैलेंटेड नेचर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। तो वर्सेटाइल नेचर मीन्स मल्टी टैलेंटेड नेचर, मतलब ये बहुत कुछ कर सकता है, मल्टी टैलेंटेड है ये। देखो क्या क्या कर सकता है ये। पहला, हमें बताया कि हर एक कार्बन एटम चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, जिससे कि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर नियरेस्ट स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके या फिर अटेन कर सके, है ना। सो ईच कार्बन एटम शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नियरेस्ट noble gas configuration, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हमने देखा कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, तो उसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट। और यहाँ पर कार्बन एटम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, मतलब इसका हम कहेंगे इसको टेट्रावैलेंट। तो ये क्या दिखाता है? इट शोज टेट्रावैलेंसी। ये क्या दिखाता है? ये टेट्रावैलेंसी दिखाता है। और ये खुद क्या है? और एक कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इज
और यू कैन से ईच कार्बन एटम इज टेट्रावैलेंट, मतलब इसका वैलेंसी जो है वो होगा 4, ठीक है, वैलेंसी होगा 4, ठीक है, ओके। वैलेंसी 4 होने का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ वो 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ये, ठीक है, ये मीन करता है। ये हमने क्लास 9 में या फिर 8 में हमने देखा था, नहीं 8 में नहीं, सॉरी 9 में होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आई गेस। तो उस चैप्टर में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था। अब ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एक दिखाता हूँ आपको मैं। सपोज ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन से, कन्फिग्रेशन आपको पता ही है। तो हमने इसको एक्स से डिनोट किया, ये एक्स यहाँ पर, ये एक्स यहाँ पर, एक्स और यहाँ पर एक्स, ओके। और फिर हमने हाइड्रोजन को भी डिनोट किया, सपोज ऐसे, हाइड्रोजन को हमने यहाँ से डिनोट किया, ये सपोज एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन H डॉट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब देखो गौर से, कार्बन क्या कहेगा, वो बोलेगा हाइड्रोजन को, इन चारों के चारों हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई तुम लोग मुझे अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए शेयर कर दो, मुझे अपना ऑक्टेट बनना है मुझे, है ना। फिर हाइड्रोजन बोले ठीक है भाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। तो इसके बाद कार्बन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है उनसे, मतलब शेयर करता है, करने के बाद कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और वो ऑक्टेट बन जाता है, मतलब लेविस ऑक्टेट रूल को वो फॉलो कर लेता है, मान लेता है ना। इसके बाद हाइड्रोजन कहता है भाई मुझे भी डुप्लेट बनना है, तो हाइड्रोजन कहता है कि क्या आपका मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, शेयर कर सकते हो आप। तो बोल रहे हैं ठीक है, तुमने हमारा हेल्प किया, हम भी तुम्हारा हेल्प करेगा। तो हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसका ये डुप्लेट बन गया, ये हाइड्रोजन एटम डुप्लेट बन गया, ये भी हाइड्रोजन एटम डुप्लेट बन गया, ये भी डुप्लेट बन गया, ये भी डुप्लेट बन गया। तो इसका मतलब क्या कि ये खुद भी, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, ये दूसरे के बारे में भी सोचता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के बारे में मतलब क्या करते हैं, एफर्ट्स देते हैं ना। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने सबसे पहले ऑक्टेट बना वो, ठीक है, हाइड्रोजन लोगों से इलेक्ट्रॉन्स लेकर, लाइक दिस। इसके बाद हाइड्रोजन लोगों ने उससे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो भी डुप्लेट बन गए, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस। हो गया। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिखाया आपको इस, कि हर एक कार्बन एटम अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अभी देखो ये स्टेबल बन गया, ये ऑक्टेट बन गया, मतलब क्या स्टेबल बन गया, ओके। इट शोज tetravalency and carbon atom is tetravalent, okay. Now second, talking about the second thing is कि कार्बन के पास एक टेंडेंसी होता है, इसका एक टेंडेंसी होता है, एक चाहत होता है, ओके, इच्छा कह सकते हो। कार्बन हैज़ ए टेंडेंसी to form multiple bonds like single, double and triple with different elements। अब कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के पास एक चाहत होता है, उसका एक विश होता है कि वो
बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, वो बनाए किसके साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, और खुद के साथ भी बना सकता है वो, ठीक है। और इस वाले क्या बोलते हैं इसको, इस वाले नेचर को हम कहते हैं, मतलब इस वाले you can say what I can say what you can say what I can say is multiple bond formation, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इस वाले कैपेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की क्षमता है किसमें, कार्बन चाचा में, ठीक है। तो कार्बन जो है, कार्बन एक सिंगल कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बनाता नहीं है, अच्छा बना पाता है वो, एक्चुअली बनाता नहीं है, बना पाता है, अगर बनाता नहीं अगर बना पाता है, ठीक है। तो कार्बन एक सिंगल कार्बन के साथ, मतलब सेम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक और दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसके बाद वही कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन, ठीक है। लेकिन कार्बन एक और कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। इट कैनॉट मेक 4 बॉन्ड्स विथ अनदर कार्बन एटम। ऐसा क्यों, रीज़न क्या है? वैसे तो ये तो बहुत हायर स्टैंडर्ड की बातें हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कार्बन में डी ऑर्बिटल नाम का एक चीज़ होता है, वो उसमें मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से कार्बन एक और कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। तो मजबूर होकर उसको हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बनाना पड़ता है, अपना 4th बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के साथ बनाता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड्स बना सकता है अपने ही सेम, मतलब सिमिलर एलिमेंट के साथ, मतलब कार्बन के साथ, ठीक है। लेकिन 4th जो बॉन्ड होगा वो किसी और एक एलिमेंट के साथ उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 ये जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रुको थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो अच्छा होता है, ये लो, अरे ये होगा ऐसे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब सेम कार्बन एटम के साथ वो 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, लेकिन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। देखो हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स बना चुका है, 1 2 3 4, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड्स है ना, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड्स करके 4 बॉन्ड है। तो मैं सॉरी क्या बोला था, अरे गलत बोल दिया, सॉरी। मैक्सिमम वो ट्रिपल बॉन्ड से बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन, यही मैक्सिमम हो सकता है। कार्बन क्वाड्रपल बॉन्ड विथ कार्बन ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं बना सकता, ठीक है। मैंने गलत बोल दिए थे, मैंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट से बना सकता है, नहीं, कार्बन किसी के साथ भी 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही 4 बॉन्ड बना लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ बनाएगा और 1 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद या तो कार्बन 1 बॉन्ड एक और कार्बन के साथ बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन किसी भी एक एलिमेंट के साथ वो चारों के चारों बॉन्ड्स नहीं बना सकता, बिकॉज डी ऑर्बिटल नाम का जो चीज़ है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता, तो ये नहीं कर पाता, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम वो ट्रिपल बॉन्ड्स तक ही बना सकता है एक ही एलिमेंट के साथ,
सेम एलिमेंट के साथ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड नंबर नेचर की बात करते हैं। कार्बन एटम लिंक्स with another carbon atoms to form long branched and closed carbon rings. This self-linking property is known as catenation. तो थर्ड नंबर नेचर हमने देखा कि कार्बन एटम्स जो होते हैं वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत लंबे और ब्रांच्ड और हो सकता है क्लोज्ड कार्बन रिंग्स बना सकता है, और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंटिनेशन। मतलब वो खुद के साथ, मतलब खुद के एटम्स के साथ वो क्या कर सकता है, बहुत लंबे लंबे चेन्स बना सकता है, ठीक है। तो ये खूबी जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ कार्बन में सबसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कार्बन में सबसे ज़्यादा कैंटिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई कार्बन ही सबसे ज़्यादा कैंटिनेशन क्यों दिखाता है, ठीक है। क्योंकि उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। तो साइज़ छोटा होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, और जो बॉन्ड्स बनता है, ठीक है, बड़े वाले एलिमेंट्स के साथ जिनका एटम बड़ा होता है, तो वो कुछ वीक हो जाता है ना, तो उसकी वजह से उनमें ज़्यादा कैंटिनेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन कार्बन में वो मिलता है। ओके, तो देखो तुमको पता चल जाएगा कैसे। तो एक क्वेश्चन लिख लो अभी कि वाई कार्बन शोज कैंटिनेशन, कार्बन शोज कैंटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। सबसे ज़्यादा अगर कोई कैंटिनेशन दिखा सकता है तो वो कार्बन ही है। क्यों ऐसा? कुछ ना कुछ रीज़न तो रहेगा ना इसके पीछे, और वही रीज़न हम अभी देखने वाले हैं। कैसा रीज़न है देखते हैं, आइए देखा जाए क्या रीज़न है। सो कार्बन शोज कैंटिनेशन to the maximum extent because of its स्मॉल साइज़, ठीक है। स्मॉल साइज़ के वजह से कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कैंटिनेशन दिखा सकता है, और छोटे साइज़ के कारण क्या होता है, दिस enables द न्यूक्लियस टू hold on to the shared pairs of electrons strongly. इसके बाद the bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker.
तो होता क्या है कि कार्बन के छोटे साइज़ के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सपोज ये एक एटम है छोटा सा और ये एक एटम है छोटा सा, तो इस वाले एटम ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले एटम ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इनके ऊपर जितना स्ट्रांगली इनको पकड़ के रखेगा, बिकॉज इनका स्मॉल साइज़ है, तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन के बहुत पास होगा। देखो छोटा साइज़ होने के कारण ये बहुत पास होगा, ठीक है, न्यूक्लियस बहुत पास होगा, ठीक है। न्यूक्लियस पास होने के कारण क्या होगा, ये इनको अच्छे से पकड़ के रख सकता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, जो कि बाकी केसेस में है, मतलब बाकी एलिमेंट्स के केसेस में है, तो क्या होता है, देखो न्यूक्लियस बहुत बड़ा, न्यूक्लियस यहाँ पर है और एटम बहुत बड़ा है, देखो एटम इतना बड़ा और ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर एक न्यूक्लियस और देखो कितना बड़ा एटम है, ठीक है। तो अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर जितना फोर्स लगा पाएगा, ठीक है, ये बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज देखो बहुत दूर है अभी न्यूक्लियस इससे, ठीक है। ये शेल्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं, ये शेल्स हैं। इसके बाद जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे शेल्स हैं, फिर इस वाले शेल में आएगा, ऐसे करके बहुत सारे शेल्स है, फिर इस वाले शेल में आएगा, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस जितना फोर्स इसमें लगा पा रहा है, मतलब जितना ग्रिप्स इसको पकड़ पा रहा है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसके वजह से कैंटिनेशन उतना ज़्यादा अमाउंट में, उतना ज़्यादा एक्सटेंट में नहीं दिखा पाता बाकी के एलिमेंट्स, लेकिन कार्बन छोटे साइज़ के कारण आसानी से देख पाता है, ठीक है। सो मेन रीज़न ये होता है कि छोटे कार्बन के एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, वो दोनों, मतलब तीनों हो सकते हैं, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, तो उनको अच्छे से पकड़ के रखता है, सिंपल सी बात है। लेकिन बड़े वाले एटम्स में ऐसा होता नहीं है, इसलिए सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होता है कैंटिनेशन, वो दिखा नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने सीखेंगे, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। एक ही है जो है सल्फ़र का, ये क्वेश्चन बुक्स में भी गिवन है, तो मैं इसको करवा ही देता हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल, ठीक है। सल्फ़र का मॉलिक्यूल आपको पता ही होगा, S8 होता है सल्फ़र मॉलिक्यूल, S8। तो ये दिखने में कैसा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी एक एग्जांपल है कैंटिनेशन का, गुड एग्जांपल ऑफ कैंटिनेशन, देखो कैसे होता है, देखो तुमको पता चल जाएगा कि कैंटिनेशन होता क्या है। फिर देखो सल्फ़र एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,6, है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। अब कितने सारे एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं ना। इनको सजाएंगे हम, देखो कैसे, और ऐसे सजाएंगे कि सारे के सारे जो सल्फ़र के एटम्स हैं, सारे के सारे ऑक्टेट होंगे, ठीक है। तो कैसे, देखो, और इसका एक स्ट्रक्चर भी है, इसको हम कहते हैं किंग्स क्राउन या फिर किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर, ओके। राजा के मुकुट जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, कह सकते हो। तो देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा। वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इसको परफेक्टली नहीं बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ओके। इसलिए परफेक्टली बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा इसको। अच्छा, थोड़ा सा और ऐसे, बस।
हो गया। इसके बाद ये वाला कॉपी, ये कौन सा आ गया, मैंने तो इसको कॉपी किया था। देखते हैं ये यहाँ से ना, ओके थोड़ा ऊपर बस, ये तो हो गया। कुछ ऐसा, इसको थोड़ा और इधर लाना पड़ेगा। ओके और फिर कुछ ऐसा, डन। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द किंग्स क्रोन स्ट्रक्चर, ठीक है। और हर एक वर्टेक्स में आपको एक सल्फ़र का एटम दिखाना है, मतलब यहाँ पर एक सल्फ़र का एटम दिखाना है आपको। थोड़ा सा जगह दीजिए, थैंक यू। ये सल्फ़र का एटम यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। हो गया ना 8 सल्फ़र के एटम्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके अराउंड में आपको दिखाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, इसको थोड़ा नीचे, ऐसे, फिर अरे पागल हूँ क्या, इसको नीचे करना था, ऐसे, ऐसे, अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से ड्रॉ करना है, आराम से, नो जल्दबाजी, धीरे धीरे हौले हौले करना है, गलती वलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए, बस आराम से हौले हौले करना है। हो गया। अब गौर से देखते हैं, इस सल्फ़र के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। अच्छा और एक बात, ये डॉटेड में होंगे, ठीक है। लाइंस जो होंगे वो डॉटेड में होंगे, कुछ ऐसे, ऐसे होंगे, ओके। हाँ तो मैं कह रहा था कि इस सल्फ़र के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया ना। रेड से करता हूँ तो दिखाई देगा। ओके, तो सब ने 2-2 करके इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। नाउ इसने बोला तुम मुझे और 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ताकि मैं ऑक्टेट बन जाऊं। तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको और 2 चाहिए जिससे कि वो बन जाएगा ऑक्टेट। तो इस वाले सल्फ़र के एटम ने इसको दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने 2 सॉरी गलत बोल दिया, इसने 2 नहीं दिया, इसने 1 ही दिया। देखो, इसने 1 दिया इसको, इसने 1 दिया इसको, और इसने भी 1 दिया इसको। तो इसके पास 2 हो गए, तो वह ऑक्टेट बन गया। फिर देखो इसने क्या किया, इसने फिर से इसको दिया और इसको भी दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद इस पर आते हैं। इसने इसको दिया, ये ऑक्टेट बना, ठीक है। अच्छा रुको, अब देखो, अब इसने इसको दिया, इसने भी इसको दिया, इसके भी 2 हो गए, तो ये ऑक्टेट बन गया। सिमिलरली इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, ये भी ऑक्टेट बन गया। इसको किसने दिया, इसने और इसने। इसको किसने दिया, इसने और इसने, ठीक है। इसको किसने दिया, इसने और इसने। इसको किसने दिया, इसने और इसने। इसको किसने दिया, इस वाले ने और इस वाले ने, ठीक है। और इसको किसने दिया तो पता ही है, इस वाले, ये वाले और इस वाले ने, ठीक है। तो ऐसे करके सबका अपना अपना हो चुका है। तो सब खुश हो चुके हैं ना कि सब ऑक्टेट बन चुके हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। इसको कहते हैं हम किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर। किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर, राजा के मुकुट की तरह जो स्ट्रक्चर है ना, वही है ये किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर। ओके, ये भी एक कैंटिनेशन का एग्जांपल देखो। इस सल्फ़र के एटम ने इस वाले सल्फ़र के एटम के साथ बॉन्ड किया, इसके साथ भी बॉन्ड किया, ऐसे करके भी देखो कितने सारे बॉन्ड किए हैं, ठीक है। तो ये भी एक कैंटिनेशन के एग्जांपल है। कार्बन इससे भी ज़्यादा बॉन्ड करता है, ओके। सो कार्बन में अलग लेवल का है। तो फिर ये हो गया, तो फिर तो ये हो गया ना। अच्छा, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद वाले वीडियो में हम एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कार्बन के, और फिर हाइड्रोकार्बन में हम एंटर करेंगे, हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के लेकर ये चैप्टर पूरा है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स, आयोपेक नोमेनक्लेचर, फिर होमोलोगस सीरीज़, और अपना फिर तो आइसोमार्स है, बहुत कुछ है, अभी भी बाकी है चैप्टर में बहुत कुछ। तो धीरे धीरे कवर करेंगे। और आपको निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और पसंद अगर नहीं आता है तो बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, मतलब समझ में आपको नहीं आ रहा, या फिर आपका कंटेंट, जो मेरा जो कंटेंट है उसमें आपको ख़राब क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपको बताना है आपको, ठीक है, जिससे कि मैं आपको इम्प्रूव करके और भी इम्प्रोवाइज्ड कंटेंट दिखा पाऊँ, ठीक है। एंड हेंस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो टेक केयर, बाय बाय।